हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक आप एसईओ की सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। आज मैंने अभी तक आपको बताया कि ऑन पेज ऑफ पेज क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कीवर्ड की इंटेंट क्या होती है। अब हम थोड़ा ऑन पेज की एसईओ की चेकलिस्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑन पेज एसईओ 70% जो होता है हमारे एसईओ का वो ऑन पेज ही होता है। 30% ऑफ पेज ऐसा कंसिडर किया जाता है, पर ऑन पेज अगर कंप्लीट नहीं है तो ऑफ पेज का करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो फर्स्ट इज़ यूआरएल चेकअप एंड एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी पेज बनाया है सर्विस का अपनी वेबसाइट पे, या कोई भी लोकेशन पेज या कोई भी पेज, उसमें यूआरएल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि यूआरएल में जो है कीवर्ड आपका ज़रूर आना चाहिए, और वो ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। लाइक ये नहीं है कि अगर आपका एसईओ सर्विस इन दिल्ली करके कोई पेज है और उसका यूआरएल आपने सिर्फ एसईओ रख दिया, तो ना यूज़र समझ पाएगा कि ये लोकेशन का पेज है, ना गूगल का बॉट समझ पाएगा। तो यूआरएल को चेक करना, उसको एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसको एज़ पर द कीवर्ड, एज़ पर द कंटेंट उसको ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल यूआरएल के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रखा हो। लाइक किसी में एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली ऐसे यूआरएल रखा हो, किसी में सिर्फ दिल्ली रख दिया हो, या किसी में दिल्ली एसईओ रख दिया हो। तो जो हायरार्की होती है, लाइक एक जो यूआरएल स्ट्रक्चर की, वो भी सिमिलर होनी चाहिए, ताकि जो गूगल का बॉट है उसको समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से हमारी जो वेबसाइट है उसमें यूआरएल फ्लो हो रहा है। दूसरा है मेटा टेक्स्ट चेकअप्स। मेटा टेक्स्ट का बेसिकली मतलब होता है कि जब भी हम गूगल पे कोई भी क्वेरी डालते हैं तो नंबर ऑफ हमें सर्च रिजल्ट दिखते हैं। तो उसमें जो भी हमें टाइटल या डिस्क्रिप्शन दिखता है उसको मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। मेटा टाइटल बेसिकली 60 कैरेक्टर लिमिट का होता है, जिसमें हम एक अपना जो कीवर्ड होता है उसको टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई पेज है एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, तो इसमें मेरा कीवर्ड होगा एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली। अगर आप चाहते हो तो एसईओ एजेंसी दिल्ली भी यूज़ कर सकते हो, एसईओ कंपनी दिल्ली भी यूज़ कर सकते हो, पर वो डिपेंड करता है कि कीवर्ड पे क्या कंपटीशन है, क्या वॉल्यूम है, आपने क्या टारगेटिंग करना चाहते हो। उसके हिसाब से हमारा मेटा टाइटल फ्रेम होता है, जिसमें हम अपने कीवर्ड को यूज़ करते हैं, डोमेन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी भी कोशिश ये करें हमेशा कि जो हमारा टाइटल हो एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए अदर कॉम्पिटिटर से, वरना उसे रैंक कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डिस्क्रिप्शन, जिसमें 160 कैरेक्टर लिमिट का होता है, और जिसमें हम बेसिकली एक बताते हैं गूगल के बॉट को कि हमारा जो पेज है वो किसके रिलेटेड है। लाइक कोई भी अगर जैसे कि सेम अगर मैं एग्जांपल लें एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, तो हम गूगल के बॉट को ऐसा डिस्क्रिप्शन देंगे कि गेट द बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली एट द अफोर्डेबल प्राइजेस, बुक अ कंसल्टेशन नाउ और गेट अ फ्री कोटर, जो भी आपको मेंशन करना है, सीटी वगैरह। तो एक तरीके से ये इसलिए यूज़ किया जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन, ताकि जो गूगल के बॉट है वो 160 कैरेक्टर लिमिट के बारे में उसको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा जो गूगल वो पेज जो है वो किसके बारे में है। और एसईआरपी में भी जो रैंकिंग होती है हमारी वेबसाइट्स की, वो भी इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर मान के चलिए आपने वही बोरिंग सा कोई डिस्क्रिप्शन डाल दिया, लेकिन अगर कॉम्पिटिटर ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन डाला जिसमें उसने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर दी कि लाइक वो किससे एफिलिएटेड है, उसका कुछ भी यूनिक, तो वो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देता है। सोशल टैग्स बेसिकली जो हमारे वो होते हैं, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है, जिसमें हम जो अपना वो लगाते हैं, लाइक सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह लगाते हैं। रोबोट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे कि रोबोट टीएक्सटी फाइल होती है, जिसमें हम गूगल कोई बॉट को बताते हैं कि सॉरी, दो तरह के रोबोट्स होते हैं बेसिकली, एक रोबोट टीएक्सटी होता है और एक रोबोट टैग होता है। रोबोट टीएक्सटी के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। रोबोट टैग का बेसिकली ये मतलब हो जाता है कि आप गूगल के जो बॉट्स हैं उनको एक कमांड दे रहे हो, फॉलो और इंडेक्स। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट में देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है इंडेक्स इन फॉलो, और जिसका मतलब ये है कि हम गूगल के बॉट को ये बोल रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे आइए, इसको पढ़िए, इसको इंडेक्स करिए अपने पास, और इसको फॉलो करिए, मतलब टाइम टू टाइम क्रॉल करते रहिए और इसको ऐसी रैंक ऐसी आरपी पे दिखाते रहिए। तो इंडेक्स फॉलो जो होते हैं हमारे एक तरह से रोबोट के टैग्स होते हैं। कभी कभी वेबसाइट पे जैसे अगर काम चल रहा होता है
या फिर आपका पेज अभी कंप्लीट नहीं है, आप नहीं चाहते यूज़र उसको देखे, तो नो इंडेक्स और नो फॉलो लगा देते हैं। हेडर टैग्स क्या होते हैं? फोकस कीवर्ड एंड की फ्रेज इन H1। जब भी आप किसी भी पेज को एडिट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो एक ऑप्शन दिखता है फोकस कीवर्ड। इसका मतलब होता है कि आपके एंटायर कंटेंट में आपका जो मेन कीवर्ड क्या था, लाइक आपने फोकस किसके ऊपर करना है, जिसके अंदर लाइक हमारा फर्स्ट जो H1 में जो हम रखते हैं, वो हमारा बेसिकली एक फोकस कीवर्ड होता है, जिसके मतलब जिसके रिगार्डिंग हमने पूरा कंटेंट लिखा होता है। तब होता है फोकस कीवर्ड, या फिर आप कह लो H1, या फिर वो जिसको हम बोलते हैं हेडर टैग्स। कंटेंट एनालिसिस, जिसका में होता है ग्रामेटिकल एरर। हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हमारा जो भी कंटेंट है, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिसको आप ग्रामरली करके एक टूल भी होता है, उससे आप अपने कंटेंट को पेस्ट करें और उसको फिक्स करवा सकते हैं अगर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। क्योंकि अगर कोई भी यूज़र आपके कंटेंट को पढ़ेगा, अगर उसको ये ग्रामेटिकल एरर्स मिलेंगी, तो उसको लगेगा कि जो लिखने वाला है उसको बेसिक नॉलेज नहीं है शायद, तो वो इम्प्रेशन ना पड़े। तो इसकी वजह से आप पहले ही कंटेंट को लिखवा लें और एक बार ग्रामरली से चेक ज़रूर करा लें उसको पोस्ट करने से पहले। कीवर्ड शुड बी इन द फर्स्ट पैराग्राफ। कभी कभी क्या होता है कि जो गूगल होता है वो हमारा, हम यूजुअली मेटा डिस्क्रिप्शन तो डाल देते हैं, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन को फैच नहीं करके वो क्या करता है, जो हमारा कंटेंट का फर्स्ट पैराग्राफ होता है स्टार्टिंग ऑफ द पेज में, उसमें से ही डिस्क्रिप्शन को फैच कर लेता है। तो हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारा जो कंटेंट के अंदर कीवर्ड है वो ज़रूर आना चाहिए, और यूजुअली वो जो फर्स्ट की 2 लाइन्स होती हैं उनको ही फैच करता है। तो मेक श्योर करें कि आपका जो कीवर्ड है वो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइन्स में ज़रूर होना चाहिए। अगर कभी-कभी अगर मेरा डिस्क्रिप्शन उसने फैच नहीं करा, अगर उसने वो फैच कर लिया, तो भी कहीं न कहीं चांसेस होते हैं आपके कि आपका जो कीवर्ड है वो रैंक कर जाएगा, क्योंकि उसने वो फैच करा है। नेचुरल कीवर्ड रेशियो, इसका मतलब बेसिकली होता है कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। पहले काफ़ी सारी ऐसी प्रोसेस चलती थी जिसमें स्पैमी बैकलिंक्स वगैरह भी बनती थी, जिसमें क्या होता था कि यूज़र कीवर्ड को ओवर ऑप्टिमाइज़ करते थे, जस्ट बिकॉज़ कि क्योंकि गूगल का बॉट है, उसको नहीं पता कि आपने क्या लिखा है, क्या लिखा है, और वो सिर्फ़ बेसिकली कोडिंग्स को पढ़ता था, और उसको एक कीवर्ड, जैसे मान के चलिए गूगल पे हमने कोई भी क्वेरी डाली लाइक बेस्ट एसईओ कंपनी, तो उसको जिस मतलब वेब पेज की कोडिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ वो कीवर्ड दिखता था, तो वो उसको रैंक करा देता था। लेकिन अब वो एल्गोरिदम वर्क नहीं करती है, वो पहले करती थी। तो उसका पहले क्या करते थे लोग, काफ़ी स्पैमी एक्टिविटीज़ करते थे, जिसमें हम ग्रे हैट, और हमने जो ब्लैक हैट सुना था उसका था ब्लैक हैट एक्टिविटी का। फिर उसमें यूज़र ओवर ऑप्टिमाइज़ करते थे, कीवर्ड की स्टफिंग कर देते थे जानबूझ के, लाइक मल्टीपल टाइम उसको यूज़ करते थे, ताकि जस्ट बिकॉज़ कि अगर गूगल का बॉट अगर उस कोडिंग को पढ़े, उसको वो कीवर्ड नंबर ऑफ टाइम्स दिखे, तो देन वो उसको रैंक भी करा दे। तो पहले ये चलता था कि लोग नीचे एक पैराग्राफ ऐड कर देते थे, बिल्कुल नीचे कंटेंट जहाँ पे एंड होता है, और जो कीवर्ड होता था उसको 10 टू 20 टाइम्स, 30 टाइम्स सेम एक रो वाइज़ में मेंशन कर देते थे, ताकि जब भी गूगल का बॉट आएगा, वो क्रॉल करेगा, उसको कीवर्ड दिखेगा, तो वो रैंक करा देगा। ये पहले चलती थी, क्योंकि पहले गूगल का बॉट इतना एडवांस नहीं था कि वो गूगल के जो लाइक यूज़र की इंटेंट को समझ सके, कंटेंट की इंटेंट को समझ सके, कंटेंट को चेक कर सके कि वो क्वालिटी कंटेंट है कि नहीं है, या फिर कहीं डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है कहीं दूसरे से। लेकिन अब धीरे-धीरे जो गूगल बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, वो ईज़िली फैच आउट कर लेता है कि आपका जो कंटेंट है वो कितना थिन है, कितना क्वालिटी का है, कितना यूज़र की जो क्वेरीज़ हैं उनको रिज़ॉल्व कर रहा है, और कहीं आपने कीवर्ड को ओवर ऑप्टिमाइज़ तो नहीं कर दिया, या कीवर्ड्स को इतना ज़्यादा यूज़ कर दिया जस्ट बिकॉज़ कि उसमें मतलब बस कीवर्ड ही दिखे। लेकिन अब क्या प्रायोरिटाइज़ करता है गूगल, कि आपका जो कंटेंट है वो एकदम नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल इन सेंस कि कीवर्ड यूज़ करो, लेकिन इस वे में करो कि ताकि वो नेचुरल लगे कंटेंट के अंदर। ये नहीं कि आपने सिर्फ़ आपको कीवर्ड को इंक्रीज़ करना है, नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स को उसके अंदर, इसलिए आपने सिर्फ़ ऐड कर दिया कीवर्ड को। तो कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है कंटेंट के अंदर, क्योंकि अगर आपने ओवर ऑप्टिमाइज़ कर दी, तो शुरू-शुरू में मे बी पॉसिबल है कि आपका वेब पेज रैंक कर जाए, पर वो लॉन्गर पीरियड के लिए कभी नहीं करेगा। और अगर आपने
कीवर्ड डेंसिटी का अच्छी तरह यूज़ कर लिया तो कंटेंट के अंदर गूगल का बॉट इजीली समझ पाएगा कि आपका मेन कीवर्ड क्या है, क्योंकि हम कंटेंट के अंदर सिर्फ मेन कीवर्ड की ही यूज़ नहीं करते, एलएसआई कीवर्ड भी यूज़ करते हैं। तो उनके बीच का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ टाइम्स कि आपको मेन कीवर्ड कितनी बार यूज़ करना है और एलएसआई कितनी बार यूज़ करना है, क्योंकि उसमें भी कहीं गूगल कन्फ्यूज़ ना हो जाए कि आपका मेन कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन करके ही आपको अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो अब कीवर्ड रिसर्च भी एक पहले हमारा सबसे मेन टास्क था जो रह गया था। तो जैसे आपने कोई भी कीवर्ड ले लिया था, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन आगरा और द कोर्स इन आगरा और ट्रेनिंग इन आगरा, देन उसके बाद आप अपनी जो कंटेंट है उसकी प्लानिंग कर सकते हो, उसका यूआरएल प्लान कर सकते हो, उसका मेटा टैग प्लान कर सकते हो और उसमें H1 वगैरह में फिक्स कर सकते हो फोकस कीवर्ड की जगह, और उसका कीवर्ड डेंसिटी भी मतलब डिसाइड कर सकते हो, और फर्स्ट पैराग्राफ में ज़रूर रखें उस कीवर्ड को। लेकिन इसमें बाकी के तो जो हमारे नीचे के जो इश्यूज़ है वो मैं आपको कल बताऊँगी। अभी हम इसी को ही देख लेते हैं। लाइक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आगरा। इसमें आपको देखो काफ़ी सारे रिजल्ट्स दिख रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेज़ दिख रहे होंगे, जिसके थ्रू आप अपने मेटा टैग में यूज़ कर सकते हो। लाइक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आगरा डाला है तो भी बेस्ट करके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी कि मतलब आपने जो भी कीवर्ड लिया है वो एकदम कॉन्ट्राडिक्ट ना करे सर्च रिजल्ट से, वरना वरना आपका कीवर्ड जो है कभी भी रैंक नहीं कर पाएगा। फर्स्ट कोई भी एक वेब पेज लीजिए, इसको जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे जब तक आप नहीं समझ पाएंगे। थ्योरेटिकली चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं तो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इसको प्रैक्टिकली करें और फिर इसका रिज़ल्ट देखें, और जो भी आपको अगर इसमें कुछ भी अभी भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके जो भी डाउट्स हैं उनको रिज़ॉल्व करने की। और मैं जो सीरीज़ है काफ़ी मेहनत करके रोज़ डेली डाल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब ज़रूर एसईओ के बारे में जानें और उसको समझें कि कितनी जो एसईओ है इट्स नॉट ईज़ी, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है पूरी। और धीरे-धीरे वन बाय वन उस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको ए टू जेड एसईओ की नॉलेज पूरी होती जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर